जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और ये पार्ट 2 है। देखिए, जितने लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, जो हमसे जुड़े हुए थे और उनका 70 प्लस स्कोर, मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि सबका 70 प्लस स्कोर है, ठीक है। अब कुछ लोगों का कम भी है, बट हमारा हमेशा जो कहना होता है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सबके लिए डिफिकल्ट है। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी से जो मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मुझसे गलत ना हो। तो जो ये आपका आखिरी समय है, इसमें करना क्या है? सबसे पहला बात, जो ये मैराथन चलता है, स्पेशली मैं लाइव क्लासेस कभी नहीं लेता हूं, ठीक है। आपने कभी गौर किया होगा, इसमें बहुत आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, ठीक है। और आपको अभी क्या करना है कि जो अभी रिसेंट पेपर हुए हैं 7 को, उसके हिसाब से अपने आप को, ठीक है, प्रिपेयर करना है और रिवीजन करने पे फोकस करना है। अगर आप बायोलॉजी में देखोगे, ठीक है, कोशिका से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री में देखोगे पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस पूछे और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे बोटनी में देखोगे तो आपका उत्तक, पादप उत्तक से क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है और रिवीजन पे फोकस कीजिए, ठीक है। जितनी बार चीजों को रिवीजन करोगे, मैं जैसे कि बायोलॉजी हो गया, बेसिकली जो साइंस हो गया, इसका मैं 10 से 15 टॉपिक मैं आपको बता दूंगा और वहीं से मेनली मैक्सिमम चांसेस है अब भी जो क्वेश्चंस आएगा वहीं से आएगा, ठीक है। बाकी जो जीएस सब्जेक्ट है वो भी मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। एक चीज देखा गया है, जैसा कि हर एग्जाम में देखा जा रहा है कि जो साइंस का पोर्शन है वो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें साइंस एंड टेक भी इंक्लूड किया गया है। तो आज हम लोग ये पार्ट 2 करेंगे और जो भी आपको वीडियो और पीडीएफ आपको दिया गया है, ठीक है, अगर आप दरोगा बैच में हो, मैं फिर से कहता हूं, आप बस उतना कंप्लीट करके चले जाना, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो मोर देन इनफ है इस एग्जाम के लिए। पार्ट 1 मैंने करवाया था और पार्ट 2, मान लो कि अगर 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से मान लीजिए 18 क्वेश्चंस तो आप कर पा रहे हो ना डायरेक्टली वीडियो और पीडीएफ से, ठीक है। तो उतना अगर आप कर पा रहे हो तो आप टॉपर हो, आप समझ लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आप देखोगे कि क्या क्वेश्चंस आए थे। और एक चीज, ये हर एक एग्जाम के लिए, इवन बीपीएससी आप अब दे रहे हो तब भी पेपर बहुत ही अच्छा था और अच्छे क्वेश्चंस थे, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। और एक चीज, नीचे लिंक होगा, जितने लोग भी मुझे देख रहे हो, ठीक है, जितने क्वेश्चंस मैं स्टेटस में डालूंगा, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन मैं डेली डालूंगा विथ एक्सप्लेनेशन, उसको आप लिखते चलिएगा। आपका जितना भी आने वाला एग्जाम है, चाहे आप बीपीएससी देने वाले हो, दरोगा, या आपका बिहार पुलिस है, बीएससी से, सब में आपका काम आएगा, क्योंकि 4-4 क्वेश्चन तो सिर्फ स्टेटस से आपके आए हैं। एक और चीज देखिए, लाइव हम नहीं करते, उसमें बहुत फायदा होता है, बहुत सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं, बट मुझे पता है उसमें टाइम ज़्यादा बहुत वेस्ट होता है। तो कृपया करके अगर आप लोग देखते हो ड्रीम डोज को फॉलो करते हो तो आपका सपोर्ट बस इतना रहता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, हर टाइप के क्वेश्चंस करने वाले, ये पार्ट 1 में मैंने करवाया था, ठीक है, और आज जो हम लोग करेंगे पार्ट 1 का क्वेश्चन है। अब ये पार्ट 2 का देखिए, अब ये वो क्वेश्चन है जो पेपर वायरल हो रहा था, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखते हुए चलेगा, पेन एंड पेपर लेके बैठेगा, लिखते हुए चलेगा, ठीक है, एकदम शांतिपूर्वक बैठिए। आपको ये भी समझना जरूरी है कि आखिर क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप यहां देख रहे होगे तो पहला पूछा गया था क्वेश्चन, मेरे बातों पे ध्यान रखना, क्वेश्चंस भी यहां लिखे हुए हैं, ठीक है, कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है, ठीक है, कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो प्लांट में नहीं मिलता है। अगेन, ये कौन से टॉपिक से? आपके साइटोलॉजी के टॉपिक से, कोशिका विज्ञान से। तो क्या पूछा गया था कि केवल जानवर में कोशिकांग कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से था कि कौन सा इसमें से कोशिकांग है, ठीक है, कौन सा इसमें से सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ, ठीक है, आपके एनिमल में मिलता है, प्लांट में नहीं मिलता। आपको याद रखना है 4 चीज यहां। पहला क्या याद रखोगे? 2 ऐसा कोशिकांग, ठीक है, जो आपके सिर्फ एनिमल में मिलते, एक है आपका सेंट्रियोल और एक है आपका सेंट्रोसोम। फिर से मेरे साथ बोलो, एक है सेंट्रियोल, एक है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को तारकाई भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो 2 चीज आपको यहां से याद रखना है कि केवल जानवरों में जो कोशिकांग मिलता है वो है आपका, एक है सेंट्रियोल और एक है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को तारकाई भी हिंदी में बोलते हैं। तो क्या याद रखोगे? सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। यही क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ प्लांट में मिलता है। तो आपको याद रखना है प्लास्टिड। क्या याद रखोगे? प्लास्टिड।
क्या याद रखोगे, प्लास्टिड और कोशिका भित्ति, दैट मीन सेल वॉल। हमेशा याद रखना कि जो सेल वॉल जो होता है, ठीक है, वो सिर्फ प्लांट में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता है। तो दो ऐसा कोशिकांग, एक है आपका प्लास्टिड और एक है सेल वॉल। सेल वॉल मतलब होता है आपका कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति और आपका जो प्लास्टिड है, देखिए ये प्लास्टिड में क्या होता है, आपका एक आपका पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लास्टिड का बेसिकली 3 पार्ट है, ठीक है। एक है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक है आपका क्रोमोप्लास्ट, एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट। मैंने एक्सप्लेन बहुत पहले भी करके रखा है। तो जो प्लास्टिड है इसी में आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो आपको वहां क्लोरोप्लास्ट लिखा हो, जिसको हरित लवक बोलते हैं, ठीक है, चाहे आपका क्लोरोप्लास्ट लिखा हो चाहे आपका प्लास्टिड लिखा हो, ये दोनों याद रखिएगा सिर्फ आपका प्लांट में मिलता है। और आपका जो सेल वॉल है ये भी सिर्फ आपका प्लांट में, मतलब जो कोशिका भित्ति है ये भी सिर्फ आपका प्लांट में आपका मिलता है। जो सेल वॉल होता है आपका प्लांट का, आपको याद रखना है किससे बना होता है, तो आपका सेलुलोज से बना होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसी तरीके से आपको याद रखना है जो फंगस होता है, कवक होता है, उसका सेल वॉल किससे बना होता है, तो काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। आपको ये चीज याद रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अब देखो, अगर सेल का हमने कल आपको रिवीजन करवाया था कि सेल का एक बार जल्दी बोलो, सेल का डिस्कवर किसने किया था, मृत सेल का। तो मृत सेल जो था, डेड सेल का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो ये रॉबर्ट हुक जी जो थे, ठीक है, इन्होंने सेल का, ठीक है, डिस्कवर तो किया, बाकी किस चीज पे इन्होंने डिस्कवर किया था, तो मैंने बताया था ओक जो ट्री होता है, ठीक है, उसके छाल से उन्होंने क्या निकाला था, कॉर्क निकाला था। तो याद रखिए कॉर्क पे उन्होंने डिस्कवर किया था। और ये कॉर्क कहां से मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है ओक के छाल से, छाल मतलब आपका बार्क, याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछा। तो ये था आपका डेड सेल। और अगर बोलेगा कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया है, तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने। लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया था। और स्पाइरोगायरा के फॉर्म में किया गया था, ठीक है। और स्पाइरोगायरा आपको पता होगा, जिसको हम लोग पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक एल्गी है स्पाइरोगायरा, ठीक है। क्या है ये एक एल्गी है जिसको हम लोग पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। सेल थ्योरी किसने दिया था, तो आपको याद रखना है सिल्डन एंड स्वॉन ने दिया था। किसने दिया था सेल एंड थ्योरी, देखो क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं बात करूंगा, जो जो ये टॉपिक से आया हुआ है, बाकी पीडीएफ आपको पढ़ लेना है। तो ये सेल से था। तो सेल थ्योरी किसने दिया है, सिल्डन एंड स्वॉन ने दिया है, सिल्डन एंड स्वॉन ने दिया है। और कौन सा ऐसा जीव है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, तो वायरस जो है वो नहीं करता है। तो पहला जो आपका टॉपिक था ये अगेन सेल थ्योरी से पूछा गया है, मतलब साइटोलॉजी से पूछा गया है, ठीक है। और साइटोलॉजी से पहले भी क्वेश्चन पूछा। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो पीडीएफ सब है आपके पास, कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम में जो देखो, जहां मुझे पता है जो पीडीएफ में मैंने नहीं दिया है, ठीक है, बट मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, ठीक है, छोटे छोटे नोट्स, उसमें का ये एक नोट से भी क्वेश्चन है। देखो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, उसमें मादा भी होता है और उसमें नर भी होता है, 2 गैमेट्स होते हैं। एसेक्सुअल क्या होगा, उसमें मादा नर का कंसेप्ट ही नहीं होता है, सिर्फ एक ही जन होते हैं जिसका वहां रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, अलैंगिक जिसको बोला जाता है। तो अलैंगिक का मैं पूरा ही करा दे रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आप नहीं करोगे मुझे पता है। पूछा गया था कि जो प्लाज्मोडियम है, अब याद करो प्लाज्मोडियम जब मैं बोलता हूं तो प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। याद रखिएगा जो मलेरिया जो होता है वो एक प्रोटोजोआ डिजीज है। क्या है मलेरिया, मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज है, याद रखिएगा। और कौन सा प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, तो आपको मैंने अच्छे से समझाया, ये भी आपका सेल वाला में ही दिया हुआ है, ये वाला सेल वाला में जाके देखना, ठीक है, टॉपिक आप जाके देखना, ये सेल वाला में दिया हुआ है प्लाज्मोडियम के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम में, ठीक है, जो प्रजनन जो होता है आपका कैसे होता है, तो प्लाज्मोडियम याद रखोगे, प्लाज्मोडियम क्या एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। इससे कौन सा बीमारी होता है, तो आपको याद रखना है इससे जो बीमारी होता है वो कौन सा होता है, आपका मलेरिया होता है। और ये किसके ऊपर रहता है, तो एनाफोलिस मॉस्क्यूटो के ऊपर, महिला जो एनाफोलिस मॉस्क्यूटो होते हैं उसके ऊपर रहता है, और उसी के थ्रू हमारे बॉडी में ये आता है, याद रखना ये सब चीज, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम में कैसे प्रजनन होता है, तो याद रखना है मल्टीपल फिजन मैंने बताया था ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कर रहा हूं। तो जो इसमें जो होता है प्लाज्मोडियम में कैसा प्रजनन होता है, आपका कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको याद रखना है मल्टीपल फिजन। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन, याद रखना मल्टीपल फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियस टूट जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस टूट के 2 में बन जाता है। अब देखो जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको मैं जल्दी से रिवीजन करवा दे रहा हूं, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन, सबसे पहले याद रखना विखंडन मतलब होता है आपका फिजन, ठीक है।
तो मल्टीपल विखंडन, बहुत सारा विखंडन होता है। किसमें? तो पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम में कैसा प्रजनन होता है, तो विखंडन से, वो भी कैसा विखंडन, तो बहुत सारा विखंडन। मतलब उसमें क्या होता है ना, एक प्लाज्मोडियम क्या अपने आप को डिवाइड करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से बढ़ते जाता है, ठीक है। वो किस पे? एनाफिलिस मस्क्यूटी के ऊपर रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हमको याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विखंडन जो होता है, जो फ्यूजन होता है, उसमें उसके द्वारा कौन कौन रिप्रोडक्शन करता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एमोइबा। एमोइबा किससे? एमोइबा याद रखना एक यूनिसेलुलर क्या है आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्या है एमोइबा? क्या आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये आपको याद रखिएगा, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। तो एमोइबा में किस तरीके से आपका प्रजनन होता है, तो आपका फिजन के थ्रू, ठीक है। और आपका प्लाज्मोडियम में कैसा होता है, तो इसमें भी फिजन होता है, बट कौन सा फिजन? आपका मल्टीपल फिजन, मतलब इसमें बहुत सारा विखंडन होता है। तो जैसे ही विखंडन देखोगे, जैसे ही फिजन देखोगे, याद रखोगे एमोइबा और प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम में क्या होता है, तो इसमें विखंडन तो होता है, पर इसमें बहुत सारे विखंडन होते हैं, इसलिए इसको मल्टीपल फिजन बोला जाता है, याद रहेगा। उसके बाद बडिंग। बडिंग जो होता है आपको याद रखना हाइड्रा। हाइड्रा बडिंग आपको याद रखना है, जिसको मुकुलन भी आप बोलते हो, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है आपका बडिंग होता है, और ईस्ट में भी क्या होता है आपका बडिंग होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है पूर्ण जनन। पूर्ण जनन मतलब होता है रीजेनरेशन। तो जो प्लेनेरिया होता है, जो प्लेनेरिया, उसमें कौन सा होता है आपका पूर्ण जनन, डायरेक्टली यही छपने वाला है, देखना, ठीक है। उसके बाद होता है बीजाणु, इसको बोला जाता है स्पोर फॉर्मेशन, इंग्लिश में बोला जाता है। देखो अगर पेपर आप उठा के देखोगे तो उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑप्शन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का हिंदी में भी इंग्लिश लिखा हुआ है, क्योंकि अब ये चीज धीरे धीरे और बढ़ेगा, तो वर्ड्स आप याद रखा करो, ठीक है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन था, प्लेनेरिया में कैसा होता है स्पोर फॉर्मेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बीजाणु, ठीक है, आपको याद रखना। सॉरी, प्लेनेरिया में आपको याद रखना है रीजेनरेशन। प्लेनेरिया में आपको याद रखना है रीजेनरेशन, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ये हो रहा है, मैं इधर रह के देखता हूं, ठीक है। तो रीजेनरेशन होता है आपका, या पूर्ण जनन होता है आपका प्लेनेरिया में, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु के द्वारा, बीजाणु मेथड के द्वारा, बीजाणु प्रक्रिया के द्वारा किसमें किसमें प्रजनन होता है, राइजोपस और आपका पेनिसिलिन। और याद रखिएगा पेनिसिलिन से ही हम लोग क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं। और ये जो एंटीबायोटिक होता है बेसिकली किसके लिए होता है, तो बैक्टीरिया के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और पहला जो पेनिसिलिन था वो 1828 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। और एक होता है आपका वनस्पति, एक होता है वेजिटेटिव आपका प्रोपोगेशन, ठीक है। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि आपका वनस्पति प्रसार, जो कि आपका ये प्लांट में होता है, ठीक है, ये प्लांट में होगा। फिर से यहाँ प्लेन एरिया हो गया। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे कि आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि आपका, ठीक है, जो जैसे कि काट के लगाते हैं, जैसे क्या काट के लगाते हैं, जैसे हम लोग कोई भी गाछ मान लो, जैसे कि गुलाब का, उसको काट के लगाते हैं, तो वो क्या है, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वो क्या है आपका वनस्पति प्रसार है, ठीक है। इसको फिर से एक बार रिवीजन करो, क्योंकि ये आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विखंडन। विखंडन में कौन सा आता है, तो अमोइबा और प्लाज्मोडियम, ठीक है। दैट मीन फिजन में कौन सा आता है, तो एमोइबा एंड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कौन सा, मल्टीपल फिजन। दूसरा बात बडिंग। बडिंग मतलब आपका हाइड्रा में बडिंग होता है, और ईस्ट में भी आपका बडिंग होता है। उसके बाद है आपका रीजेनरेशन, ठीक है। तो प्लेनेरिया में क्या होता है आपका रीजेनरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका बीजाणु, दैट मीन्स आपका स्पोर फॉर्मेशन। तो राइजोपस और पेनिसिलिन में क्या होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दैट मीन्स वनस्पतिक प्रसार। बेसिकली ये प्लांट में होता है, जैसे कि हम काट के जो डार लगाते हैं ना, वो होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये याद रखिएगा, इसको आप पूरा लिख लीजिए, यहां से आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, जो ये प्रोटोप्लाज्म वर्ड है आखिर किसने दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ये सेल बनाता हूं, ठीक है, सेल का क्या है, ये न्यूक्लियस है, मतलब आपका केंद्रक है, ये आपका पूरा सेल है। तो ये वाला पार्ट और ये अंदर वाला पार्ट दोनों में क्या है, देखो ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, जीव द्रव्य, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है ये बेसिकली किसने दिया था, जीव द्रव्य जो सब था किसने दिया था, तो आपको याद रखना है पुरकिंजे ने दिया था। अब देखो इससे क्या समझ में आता है, ये भी कोशिका का ही क्वेश्चन है, आप सब जाके पीडीएफ में लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि आपका, ठीक है,
जो आपका राइबोसम है इसका डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना है पैलाडे, ये ऑलरेडी पूछा जा सके। राइबोसम का डिस्कवर किसने किया था? तो पैलाडे। इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया था? तो कोलिकर ने किया था, कोलिकर। और बट उसका जो नामकरण किसने किया था? तो एल्टमैन ने किया था। ये सब याद रखना, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएंगे, रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखोगे। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि जो आपका जो स्पर्म होता है, ठीक है, जो स्पर्म मतलब आपका जो स्पर्म और जो एग का जो फ्यूजन होता है बेसिकली वो कहाँ होता है, ये पूछा जा रहा है। स्पर्म मतलब होता है आपका क्या? स्पर्म वीर्य जो होता है आपका, ठीक है, वीर्य जो होता है आपका, ठीक है, और जो आपका अंडा होता है, ठीक है, मेल से क्या निकलता है? मेल से क्या निकलता है? स्पर्म, और फीमेल से आपका एग। तो इन दोनों का जो फ्यूजन होता है, ठीक है, इन दोनों जो मिलते हैं बेसिकली कहाँ मिलते हैं? तो इसको बोला जाता है आपका ओविडक्ट। इंग्लिश में ओविडक्ट बोला जाएगा या फेलोपियन ट्यूब बोला जाएगा। तो हमेशा याद रखना, 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा कि निषेचन कहाँ होता है, ठीक है, निषेचन कहाँ होता है महिलाओं में? तो आपको याद रखना है निषेचन जो होता है आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है या ओविडक्ट, जिसको अंडवाहिनी भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ डिंबवाहिनी, अंडवाहिनी, आप जो बोल रहे हो डिंबवाहिनी, अंडवाहिनी, या आपको ओविडक्ट, या आपको याद रखना है क्या बोला जाता है उसको? फेलोपियन ट्यूब। निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या डिंबवाहिनी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो आपका मेल है, मेल जो है आपका, जो आपका जो स्पर्म बनता है ये कहाँ बनता है? तो आपको याद रखना है वृषण में, ठीक है। दैट्स मीन टेस्टिस जो है आपका, टेस्टिस जो है, वृषण जो है आपका, टेस्टिस जो है आपका क्या बनाती है? आपका क्या स्पर्म बनाती है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है आपका ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। और अगर पूछेगा कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एक और हार्मोन आपको फीमेल से याद रखना है ऑक्सीटोसिन। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन होता है ये फीमेल हार्मोन है, ठीक है, जो दूध सिक्रेट करने में हेल्प करता है महिलाओं में, बट ये आपका सेक्स हार्मोन नहीं है, याद रखिएगा। पूछेगा फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल सेक्स हार्मोन तीनों नहीं है, बस ये दोनों है। और सिर्फ बोलेगा कि फीमेल हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन, ये सब जो है आपका फीमेल हार्मोन ही है। और पूछेगा कि मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन जो है आपका मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रहेगा। और याद रखना मेल में जो नसबंदी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वेसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी, क्योंकि जो हमारा जो वेस्ट डिफरेंस होता है उसमें उसको काट देते हैं, तो वेसेक्टोमी बोलते हैं। और फीमेल में क्या बोलते हैं नसबंदी को? तो ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये रिप्रोडक्शन से है। और हमेशा याद रखना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फीमेल रिप्रोडक्शन से ही पूछा जाता है। तो मेल मैंने पढ़ाया और फीमेल का आपका नोट्स दिया हुआ है, मेल फीमेल दोनों अच्छे से देख के जाना। तो ये रिप्रोडक्शन से था, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जाके चेक कीजिए। उसके बाद है आपका कि जो बॉडी का जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, शरीर का जो सामान्य बनाता है वो कौन बनाता है? वहां ऑप्शन में लिखा हुआ था लीवर, आपका ब्रेन, ये सब तो आपको सबको पता है। जो पूरा का बॉडी जो है कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ब्रेन के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है जो सब बार बार आपको पूछा जा रहा है। सबसे पहले कि जो ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सेरिब्रम से ही, ठीक है, कि जो बॉडी में, ठीक है, जो आपका ऐच्छिक क्रिया होती है, ठीक है, ऐच्छिक क्रिया, एक होता है अनैच्छिक क्रिया, मतलब जो वॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है, ऐच्छिक क्रिया, जैसे मैं चल रहा हूं, मेरा क्या है? ये मेरा ऐच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया मतलब आपका क्या? छींक आना, ठीक है, हार्ट बीट चल रहा है, सांस ले रहे हो, ये सब क्या? अनैच्छिक क्रिया मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन। तो जो ऐच्छिक क्रिया होता है, जो वॉलेंट्री एक्शन होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? तो सेरिब्रम करता है आपका वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल, ठीक है। और जो आपको याद रखना है सेरिब्रम में एक पार्ट होता है, ठीक है, जो आपका फोर ब्रेन देखो ये जो सेरिब्रम है ना, पहला क्वेश्चन क्या याद रखोगे कि जो ब्रेन का जो पार्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है कौन सा है? आपका सेरिब्रम है। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि वॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक क्रिया कौन कंट्रोल करता है? तो सेरिब्रम, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि जो आपका आईक्यू लेवल होता है, जो भी सोचने समझने की जो शक्ति होता है, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो आपको याद रखना है सेरिब्रम ही याद रखना है। और आपको याद रखना है थैलेमस, हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस। तो पूछा जाता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो थर्मोस्टेट के जैसे काम करता है, मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। तो बॉडी का कौन सा पार्ट है जो हमारा जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है? तो ब्रेन का जो पार्ट है वो है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का दो काम होता है, एक तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, इसीलिए इसको हम लोग थर्मोस्टेट बोलते हैं। याद रखना, आप थर्मोस्टेट क्या पता है ना, जो ये आपके फ्रिज व्रिज में भी थर्मोस्टेट लगा होता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, वो इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो है आपका हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट याद रखना, जो भी फीलिंग होता है हमारे बॉडी में, फीलिंग होना जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, सेक्सुअल फीलिंग होना, ये सब जो कंट्रोल करता है ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। ये सब क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका सेरिबेलम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अनैच्छिक क्रिया होता है वो कौन कंट्रोल करता है? तो आपको याद रखना है मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो कौन कंट्रोल करता है? तो आपको याद रखना है सेरिबेलम। ये है सेरिब्रम, वो है सेरिबेलम। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अगर हम लोग दारू पी लेते हैं तो बॉडी का कौन सा, ब्रेन का कौन सा वाला भाग इफेक्ट करता है? तो सेरिबेलम। सेरिबेलम जो हमारे बॉडी को बैलेंस बना के रखता है, याद रखिएगा। और अनैच्छिक क्रिया, इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, वो भी ब्रेन का पार्ट है। और याद रखिएगा, एक हमेशा हम करवाते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, दैट मींस रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, ये कौन कंट्रोल करता है? तो स्पाइनल कोड। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर से मैं बता दिया हूं। तो ये जो क्वेश्चन था आपका बेसिकली ब्रेन से था, ब्रेन आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। ब्रेन का वीडियो नहीं देख सकते तो पीडीएफ देख लेना, बट अभी बहुत टाइम है, 18 तारीख वालों के लिए सब वीडियो देख लो, बस आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये था कि कोऑर्डिनेशन सेंटर ब्रेन वाला याद रखना, इतना क्वेश्चन एटलीस्ट। उसके बाद है स्केलेटन मेड ऑफ हार्ड कैल्शियम। देखो अब जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से आ गया, और इसी मतलब कंफर्म है क्या क्या टॉपिक से आ रहा है क्वेश्चन, देखो बहुत ही कंफर्म है, ठीक है। एक तो साइटोलॉजी आपने ऊपर देखा, साइटोलॉजी से क्वेश्चन था, ब्रेन से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन, ये सब चीज आपको पढ़ाया हुआ है, बस जाके देख लेना है, ठीक है, बस एकदम। और बहुत ही कंसाइज वे में, ऐसा नहीं बहुत लंबा खींचा के, जितना पढ़ा दिया गया भाई साहब मतलब आप कर लोगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट देख ही रहो जो एग्जाम दे के आ रहे हैं। अब देखो एक टॉपिक मैंने करवाया आपको कोशिका साइटोलॉजी के बाद, कोशिका विज्ञान के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जंतु का वर्गीकरण, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पीडीएफ बना के दिया है, ठीक है। उसमें एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि कंकाल कठोर है, ठीक, कौन सा ऐसा फाइलम है, ठीक है, जिसका जो जीव होता है उसमें क्या होता है, आपका जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन मतलब जो हड्डी होता है, वो जो होता है कि कंकाल कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रखना इसको हम लोग, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, चूना पत्थर। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो ये है आपका एक्नोडर्मिटा, ठीक है। अब एक्नोडर्मिटा याद करो क्या क्या था। एक्नोडर्मिटा सबसे पहले याद रखना, ठीक है, इनवर्टिब्रेट में आता है। इनवर्टिब्रेट मतलब क्या होता है? जिसमें केसुर दंड नहीं होता, मतलब पीछे वाला जो रॉड हम लोग का जो होता है वो उसमें नहीं आता है। तो ये क्या है? ये एक इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, क्या है ये? एक इनवर्टिब्रेट है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक इनवर्टिब्रेट। अब देखो जो एक्नोडर्मिटा था, ठीक है, एक्नोडर्मिटा में क्या क्या आता है? सबसे पहले स्टारफिश। स्टारफिश किस में आता है? आपका एक्नोडर्मिटा में आता है। सी अर्किन किस में आता है? एक्नोडर्मिटा में आता है। सी कुकुम्बर किस में आता है? एक्नोडर्मिटा में आता है। अब कुछ कुछ जो आपको याद रखना है, फिर से आपको याद करवाता हूं। सबसे पहले याद करो जेलीफिश, ठीक है, और हाइड्रा, याद करो जेलीफिश, हाइड्रा और कोरल। जेलीफिश, हाइड्रा एंड कोरल। जेलीफिश, कोरल, ये सब किस में आता था? याद करो। तो जेलीफिश और जो कोरल था ये किस में आता था? आपका नेफिडेरिया या सेलेंड्रिटा, नेफिडेरिया एंड सेलेंड्रिटा। तो अगर मैं पूछूं कि जो आपका जो जेलीफिश है किस में आता है, तो आप बोलोगे नेफिडेरिया एंड सेलेंड्रिटा। अगर मैं बोलूं स्टारफिश किस में आता है, तो एक्नोडर्मिटा। और अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि डेविल फिश किसको बोला जाता है, तो आपको डेविल फिश बोला जाता है ऑक्टोपस को, वो किस में आता है, तो मोलस्का में। और अगर मैं बोलूं कि सिल्वर फिश किस में आता है, तो याद रखना वो कीट में आता है, कीट प्रजाति में आता है, वो आता है आपको एंथ्रोपोडा में। तो ये सब चीज आपको करवाया गया है। अब कुछ कुछ पॉइंट में क्वेश्चन जो पूछे गए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखोगे कि ये सब
फॉल्स फिश है, मतलब इसे ओरिजिनल फिश नहीं। कौन सा आपको मैंने बताया, सबसे पहले बताया जेली फिश, क्या है ये फॉल्स फिश है, ठीक है, किसमें, नेफिडेरिया में है। उसके बाद मैंने बोला स्टार फिश भी क्या है, फॉल्स फिश है, ये किसमें है, तो मैंने बोला एक्नोडर्मिटा में। उसके बाद मैंने बोला सिल्वर फिश, ये भी फॉल्स फिश है, ठीक है, किसमें है, आपका एंथ्रोपोडा में। और एंथ्रोपोडा के भी अंतर कौन से क्लास में, तो इंसेक्ट में। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एक है आपका सिल्वर फिश हो गया और एक है आपका डेविल फिश। डेविल फिश कौन किसको बोला जाता है, ऑक्टोपस को, और ऑक्टोपस किसमें, मोलस्का में। ये चीज याद रहेगा। और याद रखना जो एनेलिडा ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनेलिडा ग्रुप जो है उसमें कौन सा आता है, केचुआ, जोंक, ठीक है, नेरिस, केचुआ, जोंक, नेरिस, ये सब किसमें आता है, एनेलिडा में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि जो फार्मर का दोस्त किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा फार्मर का जो दोस्त बोला जाता है वो केचुआ को बोला जाता है। और ये भी याद रखना है केचुआ अपना सेक्स चेंज कर सकता है, ये भी याद रखना, मेल है तो फीमेल बन सकता है, फीमेल है तो मेल। तो सेक्स कौन चेंज कर सकता है, तो केचुआ कर सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसका आंसर बताओगे, लिखा हुआ है कि जो जैसे कि हमारा बॉडी है, ये भी बीपीएससी ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे बॉडी में जो सबसे मेन पार्ट, उत्सर्जन तंत्र का मेन पार्ट कौन सा है हमारे बॉडी में, तो हम लोग बोलते हैं किडनी, ठीक है, क्या बोलते हैं, किडनी, ठीक है। उसी तरीके से जो एनेलिडा है उसमें मेन पार्ट क्या है, उत्सर्जन तंत्र का, एक्सक्रेटरी सिस्टम का, तो आपको याद रखना है नेफिडेरिया। ये भी आपका लिखा हुआ होगा आपका पीडीएफ में, तो नेफिडेरिया आपको याद रखना है एनेलिडा में, ठीक है। ऐसे से बहुत चीजें, बट अभी कम से कम इतना तो याद रखो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आगे चलते। तो आपने क्या समझा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया जो कि हर एग्जाम में आता है। आप इसमें ऐसा नहीं स्पेशल है कि मतलब इसमें ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 7 पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, अब सारी दर्पण। अब इसको इसका देखो, अभी इससे एक और क्वेश्चन आया था, इससे पहले वाले जो मैंने पेपर ये किया था, देखिए पूछा गया कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो कन्वर्जिंग है, मतलब आपका क्या अवसारी दर्पण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका उत्तल दर्पण होगा। इसका मैं जल्दी से 2 चीज आपको समझा देता हूं। देखो ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, मतलब अवतल दर्पण, ठीक है। उस दिन मैंने आपको क्या करवाया था, चलिए ऐसे थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको ना बोलते हुए चलता हूं, बस आप समझ लेना, ठीक है। देखिए सबसे पहले पूछा है कि अवसारी दर्पण, ठीक है, कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है। डाइवर्जिंग मिरर मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग मतलब, ठीक है, ये है डाइवर्जिंग ना, तो ये तो अवतल थोड़ी ना होगा, ये उत्तल होगा, यहां गलती लिखा गया है, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। देखिए एक होता है आपका कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, यहाँ कन्वर्जिंग पूछा हुआ है, मतलब इसमें अपसारी पूछा। कन्वर्जिंग मतलब जो भी लाइट उस पे आ रहा है वो अलग अलग कर देगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है। और जो लाइट को एक जगह कर देगा उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो अगर आपको कन्वर्जिंग बोले, ठीक है, कन्वर्जिंग बोले तब बोलोगे आप कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और जब आपको बोले डाइवर्जिंग तब क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स मिरर, याद रखना, ठीक है। ये चीज अवतल और उत्तल इसमें आप याद रखना। यहां पूछा उत्तल दर्पण, क्या पूछा है, अवसारी पूछा है, मतलब डाइवर्जिंग पूछा है, तो डाइवर्जिंग में क्या होगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये चीज आपको याद रखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, याद करो, वहां पूछा था कि जो आपका जो फोकल दूरी होता है, ठीक है, फोकल दूरी होता है और कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। तो मैंने आपको करवाया था जो कर्वेचर होता है वो हमेशा डबल होता है आपका फोकस का, याद रखना, कर्वेचर जो होता है हमेशा डबल होता है फोकस का। और ये मैंने बना के दिखाया था आपको इस तरीके से। अगर मिरर है, मैं अवतल दर्पण ले रहा हूँ, ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होगा, जो भी आएगा वो कन्वर्ज हो जाएगा। मान लो ऐसा आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा आएगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं यहाँ फोकस लेता हूँ, यहाँ कर्वेचर लेता हूँ, ठीक है, तो ये कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा वो डबल होगा आपका फोकस का, ठीक है। और मैंने कुछ और भी आपको करवाया था, जल्दी से प्लीज जाके देख लेना कि कहां आपका वस्तु रखोगे तो उसका जो साइज होगा उसी के साइज होगा। तो कर्वेचर पे कहां रखोगे आपका वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, ताकि जो उसका प्रतिबिंब इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा, तो कहां रखोगे, इन्फिनिटी पे। इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिए। चलिए यहाँ आते हैं कि यहाँ पूछा है कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है कन्वर्जिंग मिरर जो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। डाइवर्जिंग पूछा है ना, तो हाँ, तो ये आपका आपको डाइवर्जिंग पूछे तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और आपको यहाँ डाइवर्जिंग है, ठीक है, अगर डाइवर्जिंग पूछे तो कॉन्वेक्स मिरर, और आपका
डाइवर्जिंग है, ठीक है, और कन्वर्जिंग पूछे तो आपका कॉनकेव मिरर। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि आप मिरर अच्छे से पढ़ के जाना, उसका फॉर्मूला पढ़ के जाना। ये सब आपको करवाया अगर आपने स्पीडी एनालिसिस किया। सिर्फ स्पीडी एनालिसिस भी करके चलेगी और प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपका काम बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ के जाना कि जैसे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये सब आप करके जाइएगा, ठीक है। जैसे कि जो मिरर फॉर्मूला है 1/f 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आप प्लीज अच्छे से एक बार मिरर फॉर्मूला देख लेना, ये सब करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अगर मास को हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक है, द्रव्यमान को 4 गुना कर देते हैं, ठीक है, वेग को अगर हम लोग आधा कर देते हैं, ठीक है, और तो फिर जो उसका जो ये पूछा था मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम कितना होगा, तो गति यहाँ लिखा गया, मोमेंटम होगा एक्चुअली, ठीक है, मोमेंटम है मतलब आवेग कितना होगा, ठीक है। एक होता है संवेग, एक होता है आवेग। आवेग मतलब मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या बोला है कि मोमेंटम, उसने क्या बोला है कि मास को, द्रव्यमान को क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो 4 इंटू एम लिख देंगे। और क्या बोला है कि वेलोसिटी को क्या कर दिया है, आपको आधा कर दिया, मतलब वेग को आधा कर दिया, तो ये आधा हो जाएगा। यहाँ हम लोग भी लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 ऑफ एम भी, मतलब जितना पहले था, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो इसका आंसर दुगना होगा, ठीक है। तो कोई सिंपल फॉर्मूला है कि जो आपका जो मोमेंटम होता है आखिर, उसका जो मोमेंटम होता है आखिर उसका कितना, आपका फॉर्मूला क्या होता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है, करना ये है कि फॉर्मूला सब याद रखना है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना, क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। भी क्या है आपका, वेग है, दैट मींस वेलोसिटी, और मास है मतलब द्रव्यमान है, याद रखना। उसके बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, आपका ये है गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये आपका स्थितिज ऊर्जा, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, mgh। m क्या है, द्रव्यमान। g क्या है आपका, g का वैल्यू अर्थ पे कितना है, 10 है, ठीक है, या 9.8। और h क्या है आपका हाइट, तो ये कितना ऊपर लिखिए, सब पूछा जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। और एक और आपको याद रखना है, वो कौन सा, तो वो है आपका गुरुत्वाकर्षण वाला फॉर्मूला। वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो वो भी याद रखना, उसका मैं करवा देता हूं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वाला कौन सा है कि अगर फोर्स है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, यहां होगा g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस पे पक्का फॉर्मूला आएगा। F जो है फोर्स है, दो बॉडी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, F इक्वल टू g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसी पे सेम इसी तरीके का फॉर्मूला पूछा गया था कि m बढ़ा देगा, m कम कर देगा तो क्या होगा, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। m1 इंटू m2 डिवाइडेड, यहां से याद रखिएगा कि g का बहुत बार पूछ लेता है कि g का वैल्यू कितना होता है, यूनिट भी पूछ लेता है और इसका वैल्यू भी। तो वैल्यू कितना होता है याद रखिएगा, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। और यूनिट पूछेगा कि g का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखना, ये पूछा गया है सब। g का वैल्यू कितना होगा, तो 6.67 10 टू पावर माइनस 11। यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला एक आपको पूछा जाएगा, तो आप लोग ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमको शॉर्ट सर्किट अवॉइड करना है या ओवरलोडिंग, हमारे घर में जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोडिंग, एक्चुअली थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट पता है तो शॉर्ट सर्किट तभी होगा जब ओवरलोडिंग होगा। ऐसे और भी डिफरेंट कंडीशन में हो सकता है, पर ओवरलोड, मान लीजिए कि आपका 0.5 mm का क्या है, वायर है, कॉमन सेंस, ठीक है। 0.5 mm, थोड़ा चीज समझा रहा हूं जहां समझने की जरूरत। 0.5 mm का पतला वाला वायर है, अगर आपने उससे एसी को कनेक्ट कर दिया, अब एसी क्या करेगा, बहुत करंट टानेगा, तो सिंपल सी बात है, वो सह नहीं पाएगा, पतला वायर क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा और उसमें क्या हो, जल जाएगा, वो क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो ओवरलोडिंग वही चीज होता है, इनडायरेक्टली वो शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए क्या हमें लगाना चाहिए, घर में फ्यूज लगाना चाहिए। क्या, फ्यूज, क्या, फ्यूज। अब एक चीज आपको समझना है, जो फ्यूज, सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है, या ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या लगाता है, तो फ्यूज। फ्यूज और अर्थिंग में डिफरेंस भी समझ के चाहोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फ्यूज का बात करते हैं कि फ्यूज से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। फ्यूज से सबसे पहले याद रखोगे, फ्यूज जो है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के आपके हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, क्योंकि जब करंट बहुत ज्यादा आता है तो फ्यूज क्या होता है, जल जाता है और अंदर क्या हो जाता है, आपके घर में लाइट नहीं जाता है। हमेशा याद रखना किस पे काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत जो आपका होता है उसके हीटिंग इफेक्ट पे ये काम करता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है विद्युत के, दैट मींस इलेक्ट्रिक, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा आपको याद रखना है, जो ये फ्यूज है हमेशा आपका सीरीज में लगाया जाता है, मतलब श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा फ्यूज जो है हमेशा सीरीज क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो फ्यूज जो है, फ्यूज किससे बना होता है, तो फ्यूज जो बना होता है आपको याद रखना है, फ्यूज बना होता है आपका लीड एंड टीन से। किससे बना होता है, लीड एंड टीन, लीड मतलब शीशा, ठीक है, लीड एंड टीन से, याद रखना लीड एंड टीन से बना होता है आपका फ्यूज, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि फ्यूज के जगह पे अब क्या यूज होता है, तो हम लोग के घर में फ्यूज यूज नहीं होता है, अब हम लोग मेनली यूज करते हैं बाहर के, घर के बाहर एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये तो फ्यूज था। देखो एक वर्ड आपने और सुना होगा, अर्थिंग, घर में हम लोग अर्थिंग देते हैं। तो मेनली अर्थिंग का काम क्या है, तो अर्थिंग का काम क्या होता है कि हमको शॉक से बचाना। मेनली मान लीजिए कि किसी भी, ठीक है, आपका जो कोई भी घर में इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए उसमें क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, ठीक है, करंट हल्का सा एकदम करंट आ रहा है, तो अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो आपको शॉर्ट मारेगा, हल्का शॉर्ट मारेगा। बट अगर आपका घर में अर्थिंग है तो नहीं मारेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बॉडी का, ठीक है, मान लीजिए आपने अर्थिंग कर दिया, तो जो अर्थिंग कर दिया तो जो एक्स्ट्रा और जो लीकेज करंट है वो अर्थिंग से चला जाएगा, आपके बॉडी से नहीं जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो हमेशा याद रखना कि जो हमारा बॉडी का जो प्रतिरोध है, दैट मीन जो हमारा रेजिस्टेंस है, बॉडी का रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है कंपेयर टू जो एक वायर का रेजिस्टेंस होता है, एक वायर का प्रतिरोध होता है। तो अगर आपके घर में अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है, तो अगर कहीं कहीं अगर आपका लीकेज करंट भी है तो वो आपके बॉडी से नहीं जाएगा, वो अर्थिंग से जाएगा, क्योंकि उसको वहां रेजिस्टेंस कम मिल रहा है। तो याद रखिएगा जो अर्थिंग होता है ये शॉक प्रूफ करने, मतलब हमको शॉक से बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये एक्स्ट्रा वोल्टेज को, मान लो बहुत वोल्टेज भी आ जाता है तो सिंपल सी बात है वो अर्थिंग के थ्रू नीचे चला जाएगा, ठीक है। और एक होता है लाइटिंग एरिस्टर, ये भी याद रखना, लाइटिंग एरिस्टर जो छत के ऊपर लगाया जाता है, वो भी अर्थिंग ही है, बट वो छत के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं लगाया जाएगा और मान लीजिए कोई इलाका है, जैसे बहुत सारे भारत में इलाका है जहां थंडरिंग होते रहता है, तो थंडरिंग होगा, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे ऊंचा पे लगाया जाता है तो थंडरिंग उस पे होगा और फिर से वो ग्राउंड हो जाएगा। तो लाइटिंग एरिस्टर, अर्थिंग और फ्यूज, इसको आपको, मुझे पता है ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं था इसलिए मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, समझ में आया। तो ये अर्थिंग का हो गया, ये सब चीज हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये से आप केमिस्ट्री में बोल लो या आप ज्योग्राफी में, मेनली केमिस्ट्री में, ठीक है, कि थोरियम के लिए जो थोरियम पूछा गया था कि जो मोन्जाइट जो है, मोन्जाइट, ठीक है, जो मोन्जाइट जो होता है, मोन्जाइट ये आखिर किसका आयसक है, ठीक है, किसका आपका ओर है, पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया था जो आपका मोन्जाइट है, मोन्जाइट किसका है आयसक, तो ये है आपका किसका, जल्दी से बोलो, जो ये है आपका थोरियम का, किसका है आपका, थोरियम का, मोन्जाइट, ठीक है, मोन्जाइट जो क्या है आपका किसका है, थोरियम का है। इसी तरीके से आपको याद रखना है यूरेनियम, यूरेनियम का क्या होता है, पिच ब्लेंड, ठीक है। एक चीज और याद रखना, कुछ क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपको मैं यही बोलूं कि जो यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपको याद रखना है यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका कितना, 92 है। थोरियम का कितना है आपका, 90 है, ठीक है, ये सब चीज याद रखना। तो जो आपको याद रखना है मोन्जाइट, मोन्जाइट किसका आयसक है, तो आपको याद रखना है ये है आपका थोरियम का। और जो यूरेनियम किसका आयसक है, तो आपको याद रखना यूरेनियम का आयसक क्या है, तो यह आपका पिच ब्लेंड याद रखना। और यूरेनियम का क्या है, 92 एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या, और आपका जो थोरियम का कितना है, 90 है परमाणु संख्या। इसी तरीके से आयसक याद रखो, जैसे कि गोल्ड का क्या होता है, सिल्वर नाइट, सिल्वर मत मार देना, गोल्ड का क्या होता है, सिल्वर नाइट। उसके बाद अगर मैं बोलूं आपका जिंक का क्या होता है, तो कैलामाइन, जिंक का क्या होता है, कैलामाइन। वही अगर मैं पूछूं पारा का, मरकरी का क्या होता है, तो सीनाबार। तो याद रखना, एक बार ये पढ़ लेना, इसे आपको लिस्ट भी दिया गया था एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए, तो ये आप एक बार कर लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको करवा दिया। गोल्ड का आपको याद रखना सिल्वर नाइट, ठीक है, और सिल्वर का याद रखना अर्जेंटाइट,
यूरेनियम का याद रखना आपका पीच ब्लेंड, थोरियम का याद रखना आपका मोनजाइट, जिंक का याद रखना आपका कैलामाइन, और इतना एटलीस्ट अभी याद रखो, बाकी इसका परमाणु संख्या भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके ये हो गया। एक था आपका क्वेश्चन आया था कि जो कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट है, ठीक है, जो डिटॉक्सिफाई, आपने डिटॉक्स आजकल बड़ा वर्ड सुना होगा कि बॉडी को डिटॉक्स करना है, डिटॉक्स करना है, मतलब जो भी जहरीला चीज हमारे बॉडी से निकालना है। तो आखिर ये कैसे होगा? तो वो होगा जो लीवर जो होता है ये आपका डिटॉक्स का काम करता है। एक चीज मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था कि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में, ठीक है, बैक्टीरिया क्या करती है। तो बैक्टीरिया क्या करती है हमारे बॉडी में, ठीक है, जो आपका प्रोटीन का जो आपका विखंडन होता है, ठीक है, तो उससे बनता है एमोनिया। तो हाँ, एमोनिया क्या है, बहुत ही हानिकारक होता है। तो एमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है? तो याद रखिएगा, एमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है? एमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है? तो लीवर। और लीवर ही है जो हमारे बॉडी में जो भी आपका क्या है, जहर भरा हुआ है, जो जहरीला चीज है, उसको वो क्या करता है, वो आपको क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है। जितने भी एमोनिया रिलेटेड चीज होंगे ना, बहुत ही हानिकारक है हमारे। तो ये जो लीवर क्या करता है, ये क्या करता है आपका, उसको यूरिया में चेंज कर देता है, और बाद में वो जो यूरिया जो है हमारा, जो यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, वो निकल जाता है। तो याद रखिएगा, एमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है? तो आपको अच्छे से याद रखना, ये करता है आपका कौन? आपका लीवर। पहला पॉइंट, हमारा बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है, वो कौन सा है? तो लीवर है, याद रखिएगा। जो हमारा बॉडी में जो ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। लीवर में एक बीमारी हो जाता है, आप ज्यादा वाइन पियोगे तो सिरोसिस। तो सिरोसिस बीमारी कहाँ होता है? तो लीवर का फेल्यूर से सिरोसिस बीमारी होता है। ये सब चीज याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहे। एक है आपका, एक ये ऐसे मिलाने वाला आया हुआ था कि जो द्रव्य संयोजी उत्तक किसको बोलते हैं? तो रक्त को बोलते हैं, ठीक है। उपकाल उत्तक, डेट मीन जो इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कहाँ मिलता है? तो इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो स्किन में मिलता है। और जो आपका जो ज्वाइंट्स होता है, ठीक है, जैसे दो ज्वाइंट है या पैर के बीच में ज्वाइंट्स, तो उसके ज्वाइंट्स के बीच में क्या मिलता है? तो कार्टिलेज मिलता है, ठीक है। ये सब चीज आपको करवाया हुआ है, ठीक है। और नर्वस टिश्यू जो है, ठीक है, नर्वस टिश्यू जो किससे रिलेटेड है? स्पाइनल कॉर्ड से। थोड़ा इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। मैं बस बोल रहा हूं भाई साहब लोग, आप लोग बस सुन लेना, ठीक है, इतना मेहनत का बहुत फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ के द्रव्य संयोजित मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसको हम लोग को किसको बोलते हैं? ब्लड को, ठीक है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। जितना आंसू का होता है उतना ही ब्लड का होता है, खून के आंसू रोना, ठीक है। ब्लड याद रखिएगा, बेसिक चीज मैंने इसको आपको बहुत पहले बताया, तो ब्लड में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, बहुत बार बता चुके। एपिथेलियल टिश्यू, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा बॉडी है, ठीक है, हमारा बॉडी का जो प्रोटेक्शन करता है बाहर से, वो कौन सा टिश्यू करता है, कौन सा उत्तक करता है? तो याद रखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू है बॉडी में हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है, चोट लगने से भी हमें बचाता है। तो उपकाल उत्तक आपको याद रखना है, त्वचा में रहता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका सरफेस, दो सरफेस के बीच में, मतलब दो अगर हड्डी भी है तो हड्डी के बीच में भी क्या मिलता है? कार्टिलेज मिलता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया, जाके देखिएगा। और कार्टिलेज क्या होता है? बहुत ही नरम होता है, ठीक है, बहुत ही। मुर्गा खाते हो तो मुर्गा के पैर के बीच में भी होता है, ठीक है। तो जरों की सतह, तो इसमें है आपका उपास्थि कार्टिलेज, आपको याद रखना है। लास्ट में आपका नर्वस सिस्टम। मैंने आपको एक चीज समझाया था, क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी ट्री में कि इनपुट और आउटपुट नर्व जो है कहाँ आके मिलती है? इनपुट और आउटपुट नर्व जो है वो कहाँ आके मिलती है? तो आपको याद रखना, इनपुट और आउटपुट नर्व जो कहाँ आके मिलती है? तो आपका रीढ़ के हड्डी में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे बहुत सारे नर्व्स निकले होते हैं जो पूरे बॉडी में फैला होता है। इसीलिए हमारा ब्रेन जो है पूरा बॉडी को कंट्रोल कर पाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से पूरा नर्व्स निकला होता है। तो यही है कि आपका जो नर्वस टिश्यू है, ठीक है, वो किससे होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग था, मतलब मिलाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहां, देखिए, इसके बाद है आपका कि एमीटर। देखो, ये क्वेश्चन था, मैं आपको इसको मैं फिगर देख के आपको समझाता हूं। क्वेश्चन जो आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसे पूछा था कि इसमें क्या गलत है, क्या इसमें गलत है, ये पूछा हुआ था। तो सिंपल है, मैंने आपको हमेशा समझाया है एक चीज। देखो, अगर हम जब भी पढ़ाते हैं, हमको हमेशा कनेक्ट करके उसका रिजल्ट है कि आज आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पा रहे हो एग्जाम में। देखो, सिंपल है, बार बार हमेशा कहता था, तो इसमें पूछा था कि क्या गलत है, ठीक है। तो देखो, जो ये जो एम मीटर है ना,
जो कि क्या नापता है, करंट नापता है, ये हमेशा क्या होता है आपका सीरीज में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। मतलब ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज की जगह आपको क्या होता है, वोल्ट मीटर की जगह आपका यहाँ होता है एम मीटर। और ये जो एम मीटर है, सॉरी ये जो वोल्ट मीटर, ये हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, तो ये आपका ये यहाँ होता है। वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। और जो आपका एमीटर है हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, ये याद रखना। अब 2 क्वेश्चन में यहां बता रहा हूं जो आपको पहले तो याद रखना, ठीक है। ये अगर मैं सीरीज बताऊं तो यहां क्या आ जाएगा, आई जाएगा, ठीक है। तो आई से आपका निकलेगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, याद रखना आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, करंट इक्वल टू होता है आपका चार्ज बाय आपका टाइम, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और टी जो होता है ये सेकेंड में होगा, ठीक है, याद रखना। अभी मैं इस पे भी बात करूंगा। टी का जो एसआई यूनिट है, टाइम का जो एसआई यूनिट है वो सेकंड है, ठीक है। हर शिफ्ट में था एसआई यूनिट में बताऊंगा, 7 फंडामेंटल यूनिट का आपको पढ़ के जाना है। और ये क्यू जो है आपका चार्ज है, चार्ज का जो यूनिट होता है ये होता है आपका कूलम। तो कूलम COULOMB, ठीक है। तो क्यू चार्ज का होता है कूलम, और आई का होता है आप टी का होता है आपका सेकेंड, और आई का होता है आपका एम्पेयर। तो याद रखना ये फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो कर लेना, ठीक है। यहां है आर, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एक रो के आर क्या है, रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट क्या होता है ओम, ठीक है। ये क्या है आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ये क्या है रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम मीटर। ये एल क्या है लेंथ, और ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सब किसके बारे में बात किया जा रहा है, ये वायर के बारे में बात किया जा रहा है, ये चीज याद रख। अब 2 क्वेश्चन में यहाँ आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग एम मीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर गैल्वेनोमीटर को एम मीटर बनाना है तो इसमें एक क्या लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे कम पावर का, लो रेजिस्टेंस लगा देंगे हम लोग, कैसे, लो रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल में, लो रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल में किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये एम मीटर बन जाएगा। और अगर बोलेगा कि गैल्वेनोमीटर को अगर हमको वोल्टमीटर में बनाना है, गैल्वेनोमीटर को अगर हमको वोल्टमीटर बनाना है, तो गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे सीरीज में, ठीक है, श्रेणी क्रम में, हाई पावर वाला यहां लगाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर हमें गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अगर हमें क्या करना है, एम मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल में, ठीक है, मतलब समांतर में लो रेजिस्टेंस। और अगर गैल्वेनोमीटर को हमें किस में बदलना है, वोल्ट मीटर में, तो एक रेजिस्टेंस लगाएंगे हाई पावर का सीरीज में, श्रेणी क्रम में। और याद रखना गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेक करता है और स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर भी करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, यहां आते हैं एमीटर वाला, ये वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अब इसको भी थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है, कि जो अंडे का जो जर्दी होता है, मतलब अंडे का जो पीला वाला भाग होता है वो कोलाइड, आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा, बहुत तरीके का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जो कोलाइड सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, एक कोलाइड सॉल्यूशन होता है जिसमें कि बहुत तरीके का आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब जो ये कोलाइड सॉल्यूशन होता है, तो ये अंडे का जो जर्दी है, जो अंडे का जो योग है, योग जो पीला वाला होता है, ठीक है, ठीक है, ये आखिर किस प्रकार का कोलाइड है, आखिर ये किस प्रकार की, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको बस इतना करके अभी कम से कम जाना है। देखो, तो अंडे का जो जर्दी होता है ये कोलाइड है, ठीक है। तो पूछा है कि अंडे का जो योग होता है किस तरीके का आपका कोलाइड है, तो आपको याद रखना इमल्सन का, क्या है आपका, जो आपका एक योग जो होता है किस टाइप का कोलाइड है, तो इमल्सन। अब इमल्सन में याद रखना है क्या क्या आता है। सबसे पहले समझो कि इमल्सन है क्या, ठीक है। जब लिक्विड 2 तरीके का लिक्विड मिलता है, ठीक है, लिक्विड में लिक्विड मिक्स है, तो क्या बनेगा आपका इमल्सन बनेगा। 2 लिक्विड मिक्स, मतलब 2 लिक्विड, डिफरेंट प्रकार के लिक्विड अगर मिल जाते हैं तो वो इमल्सन बनाते हैं। इमल्सन में क्या क्या आता है, सबसे पहला मिल्क, मिल्क जो है एक इमल्सन का क्या है आपका प्रकार है। मिल्क क्या है, इमल्सन का प्रकार है।
जो अंडा का जो पीला वाला योक है वो क्या है, इमल्सन का प्रकार है। इमल्सन क्या होता है, तो लिक्विड में लिक्विड मिक्स होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। दूध क्या है, तो इमल्सन का प्रकार। और दूध किस तरीके का मिक्सचर है ये भी पूछा गया है, तो विसमांगी मिक्सचर है। दैट मीन्स आपका क्या है, किस तरीके का मिक्सचर है, विसमांगी। दैट मीन्स ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ये चीज आपको याद रखना है। एयर क्या है, एयर होमोजेनियस मिक्सचर है, ये चीज मतलब समांगी मिश्रण बोलेगा तो एयर, विसमांगी मिश्रण बोलेगा तो आपको क्या, मिल्क। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर तो एयर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर तो आपका दूध, याद रखना। तो ये आपको याद रखना है कि इमल्सन में क्या क्या आता है, तो मिल्क आता है, उसके बाद एक का योग आता है, और फेस क्रीम जो है, फेस में जो क्रीम लगाते हैं आपका फेरल लवली, वो भी क्या है आपको याद रखना है, वो है आपका इमल्सन का प्रकार। उसके बाद दूसरे बार आता है सोल। सोल में क्या होता है, तो सोल एक ऐसा कोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसा एक कोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल होता है, ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो लिक्विड है। मतलब जब सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, लिक्विड में मिल जाएगा, सॉलिड पार्टिकल जब लिक्विड में मिल जाएगा तब वो सोल बनाता है, ठीक है। जैसे कि पेंट हो गया, ठीक है, और जो कादो होता है, पेंट हो गया, कादो हो गया, इवन ब्लड भी, ठीक है, पेंट हो गया। देखो ब्लड क्या है ना, ब्लड का जो मैक्सिमम पार्ट है लिक्विड है, और उसमें क्या क्या होता है याद करो, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, आपका रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, कॉमन सेंस लगाना है। तो क्या है, लिक्विड में क्या है, सॉलिड मिक्स है, छोटे छोटे उसके पार्टिकल। तो जब लिक्विड में सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे तो उसको हम लोग सोल बोलते हैं, सोल कोलाइड बोलते हैं। जैसे कि आपका पेंट हो गया, कादो हो गया, मिट्टी, मिट्टी लिखा हुआ है, मड, मड मतलब कादो जो होता है वो हो गया, ठीक है, और आपका ब्लड हो गया, ठीक है। तो याद रखना जो सोल का एग्जांपल है वो पेंट हो गया, आपका कादो हो गया, उसके बाद ब्लड हो गया। उसके बाद आता है फोम। फोम क्या है, ठीक है, फोम तो ठोस या तरल में गैस, मतलब इसका ये है कि गैस पार्टिकल, ठीक है, गैस पार्टिकल क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड है। मतलब जब भी गैस पार्टिकल, जो गैस है वो सॉलिड में मिक्स हो जाए, गैस आपका लिक्विड में मिक्स हो जाए। देखो इसमें याद क्या रखना होता है, तो इसका एग्जांपल याद रखना है कि जैसे पूछ लेगा कि शेविंग क्रीम जो है किस तरीके का आपका कोलाइडल है, तो शेविंग क्रीम जो होता है वो फोम है, ठीक है। आपका जो ब्रेड है, ब्रेड भी क्या है, तो आपका फोम है। तो फोम क्या होता है, गैस जो है आपका, थोड़ा सा कॉमन सेंस रहो, गैस जो है आपका सॉलिड में मिक्स हो जाएगा या गैस जो है आपका लिक्विड में मिक्स हो जाएगा तो वो फोम हो जाएगा। जिससे ठोस या तरल गैस के कण में मिक्स हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है गैस पार्टिकल इन सॉलिड और लिक्विड हो जाएगा। अब फोम में क्या क्या आएगा, तो आपको याद रखना है शेविंग क्रीम या ब्रेड, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है एरोजोल। एरोजोल क्या है, तो एरोजोल है आपका लिक्विड और सॉलिड, मतलब आपका लिक्विड दैट मींस गैस और तरल पदार्थ। एरोजोल में क्या क्या आएगा, ध्यान रखिए, एरोजोल में आएगा आपका गैस और आपका तरल पदार्थ जब सॉलिड में मिक्स हो जाता है, मतलब गैस, ठीक है, या तरल आपका ठोस में जब मिक्स हो जाएगा तब वो एरोजोल बनाएगा। जैसे कि कोहरा हो गया, धुंध हो गया, बादल हो गया, ये सब क्या है, एरोजोल है। डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि कोहरा, धुंध, बादल ये सब क्या है, तो एरोजोल है। धुआं क्या है या धूल क्या है, ये भी आपका एरोजोल है, आपको याद रखना है। जब भी गैस में, क्या मैंने लिखा है यहाँ देखिए, गैस पार्टिकल जब भी सॉलिड, यहां गया कहां, एरोजोल, जब लिक्विड और चाहे सॉलिड गैस में मिल जाता है तो एरोजोल होता है। चाहे कोहरा हो, धुंध हो, बादल हो, ठीक है, ये सब जो है आपका एरोजोल का एग्जांपल है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, आपका एक जेल याद रखिएगा। तो जेल क्या होता है, लिक्विड जो है सॉलिड में मिल जाता है, ठीक है, लिक्विड जो है ठोस जब आपका पानी में मिल जाता है तो जेल बनाता है। जैसे कि जेली हो गया, मक्खन हो गया, तो ये क्या है, जेल का प्रकार। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, एक है आपका एरोजोल, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक है आपका इमल्सन। तो एरोजोल में मैंने आपको क्या क्या बताया, एरोजोल में मैंने बताया कि जब भी, ठीक है, जब भी आपका जो गैस पार्टिकल जो है सॉलिड और लिक्विड में हो जाए, देखिए यहां मैंने लिखा भी होगा, कहां गया, यहां देखिए, एरोजोल जब भी लिक्विड और सॉलिड जब गैस में आ जाए, लिक्विड और सॉलिड जब गैस में मिल जाए तो एरोजोल बनाता है। तो एरोजोल का एग्जांपल कोहरा, धुंध, बादल, धुआं, धूल, ये सब जो है आपका एरोजोल का एग्जांपल है। और इमल्सन का मैंने क्या बोला था, लिक्विड में लिक्विड, वहां क्या याद रखोगे, मिल्क याद रखोगे, यॉक याद रखोगे, और आपका ब्लड भी याद रखोगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, कि जो, हाँ ये क्वेश्चन एक थोड़ा यूनिक था जो नोट्स में नहीं है, ठीक है, बट इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि निषेचन अंडे का लिंग इस बात पर निर्भर, देखो पूछा ये गया था कि जो आपका जो रेप्टाइल्स होता है, ठीक है, जो रेप्टाइल्स होता है, फर्टिलाइज, जो रेप्टाइल्स मतलब होता है जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है,
वो जब वो अंडा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये था कि जो आपके रेंगने वाले जो जानवर है रेप्टाइल्स, ठीक है, जब वो अंडा देते हैं, ठीक है, तो अंडे जो देने के बाद वो लड़का होगा कि लड़की, ये किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखना कि जो रेप्टाइल्स में होता है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि जो अंडा देने के बाद वो किस टेम्परेचर पे है। वो टेम्परेचर भी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो अंडा से जो निकलेगा वो लड़का होगा कि लड़की। तो वही पूछा था कि निषेचित अंडे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस तापमान पे रखा गया है। तो ये रेप्टाइल्स में होता है, याद रखिएगा, जितना भी रेप्टाइल्स है जो रेंगने वाले जानवर हैं उसमें ये चीज होता है। मैंने इसको नोट्स में इंक्लूड कर दिया है अच्छे से पूरा लिख के। मैंने सिर्फ यहाँ ये बताया है कि जो निषेचन होने के बाद, ठीक है, निषेचित अंडे, जो निषेचन होने के बाद जो अंडा है जो भी रेप्टाइल्स में, ठीक है, रेप्टाइल्स में रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, तो उस अंडे का लिंग क्या होगा वो इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर क्या, किस टेम्परेचर में हो। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो आखिर किस एनवायरनमेंट में रहता है। तो इसको मैंने एक लाइन में वहां लिख दिया है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कि ऐसा यूनिट पूछा गया था कि धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है। तो देखो जो हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट है वो आपको पढ़ लेना है, इसी से आ रहा है और इसी से चांसेस ही आएगा। सबसे पहले जो लंबाई होता है, ठीक है, लंबाई ये ऐसा यूनिट से याद रखना। कितना टोटल फंडामेंटल कितना यूनिट है हमारा, तो टोटल जो फंडामेंटल यूनिट है वो 7 है। कितना है? 7 है। अब ये सातों याद रखना विद सिंबल। जैसे कि लंबाई का यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है, किलोमीटर ये सब नहीं होता है। लंबाई का यूनिट ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर होता है, ठीक है। मास का, द्रव्यमान का क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, ग्राम नहीं होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और यही मैं बता रहा था, टाइम का क्या होता है, तो सेकेंड होता है, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोला जाता है, ठीक है, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ का क्या होता है, तो मोल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल होता है। टेम्परेचर का, ठीक है, तापमान का केल्विन होता है। और केल्विन से मैं हमेशा करवाता हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्केल है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा स्केल है जो कभी नेगेटिव में नहीं होता है। तो आपको याद रखना है केल्विन जो है एक ऐसा स्केल है जो कभी नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, तो एम्पेयर, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, तो आपको कैंडेला। देखो ये 7 है, आपको याद रखना, इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ का जो मोल, और टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। इसका सिंबल भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। पूरा मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रॉन इन एम सेल। देखो कल ही, आई थिंक कल ही मैंने ये पढ़ाया था। मैंने नील बोर का थ्योरी आपको पढ़ाया था, आप जाके देखना, केमिस्ट्री वाला जो अभी 3 पीडीएफ दिया गया, मैंने आपको पढ़ाया था। जो नील बोर ने क्या दिया था कि ये न्यूक्लियस है, तो पहला सेल को बोला के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, ठीक है, के एल एम। तो पहला सेल था के, उसके बाद था एल, तीसरा था एम। और एक सेल में कितना होगा, इसको हम लोग 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ यहाँ, ठीक है, ताकि आप लोग फिर एग्जाम में अगर आए तो गलती ना करो, ठीक है। देखो नील बोर ने क्या बोला था, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तो पहला सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, के का वैल्यू 1, उसके बाद एल का वैल्यू 2, उसके बाद ये एन का वैल्यू 3। तो पूछा है कि जो एम जो होता है के एल एम, ठीक है, के एल और एम, के का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 2 और एम का वैल्यू 3, तो के एल एम, ठीक है। तो हर एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 2n²। और ये n का वैल्यू क्या है, 2n²। n मतलब क्या है, कौन से सेल में, तो कौन सा सेल में, तीसरे सेल में, वहां बताया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था कि m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो m सेल, m मतलब 3, तो 3, n का वैल्यू 3 रख दोगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, 9 × 2 आपका 18 हो जाएगा। याद रखिएगा नील बोर का जो थ्योरी था वो KLMN सेल उन्होंने दिया था। और उन्होंने जो रदरफोर्ड का जो कमी था, ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या नहीं बताया था कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अपना एनर्जी खत्म कर लेगा, तो आखिर एटम स्टेबल कैसे है। तो इन्होंने
किसके बेसिस पे इन्होंने अपना, नील बोर ने किसके बेसिस पे अपना, चलो क्वेश्चन के फॉर्म में बात करते हैं। नील बोर ने अपना जो थ्योरी दिया था वो कुछ किस बेसिस पे दिया था, तो क्वांटम के थ्योरी पे, कोई किसके थ्योरी पे, क्वांटम के थ्योरी पे दिया था। ये चीज आपको याद रखना है। और KLM और एनर्जी लेवल ऑफ सेल, एनर्जी लेवल जो सेल है, जो कोशिका है, उसका एनर्जी लेवल के बारे में कौन बात किया था, तो नील बोर ने बात किया था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है जो ग्रुप 16 जो होता है, ठीक है, आपको जो ग्रुप 16 है, ठीक है, समूह 16 किस रूप में जाना जाता है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज करवा दिया है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहला वाला जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय, दैट मींस एल्केली मेटल, ठीक है। इसको क्या बोलता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, इसको बोलता है एल्केली मेटल, इसको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसको क्या बोलता है, ट्रांजिशन मेटल, ये बीच वाला जो, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल, या इसको हैवी मेटल भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप, ठीक है। अक्रिय गैस या इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं, ठीक है, हेलोजन। और जो 16वां ग्रुप जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैकोजेन, आई थिंक बोला जाता था इसको, आंसर हमने लिखा होगा चाल्कोजेन, ठीक है, तो चाल्कोजेन बोला जाता है, तो याद रखना, ठीक है। तो बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल या हैवी मेटल। पहला वाला को एल्केली मेटल, दूसरे वाला को एल्केलाइन अर्थ मेटल, बीच वाला को हैवी मेटल, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल। 16 वाला को आपको चाल्कोजेन, 17 वाला को हेलोजन और 18 वाला को अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या जीरो गैस आपको ग्रुप बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस जो किया जाता है वो राइबोसोम, अगेन ये सेल से क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना। तो राइबोसोम के बारे में मैंने क्या बताया था कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो राइबोसोम का डिस्कवर किसने किया था, तो पैलाडे ने किया था। और कौन सा ऐसा कोशिकांग है, मैंने बताया था, जिसको यूनिवर्सल कोशिकांग बोलता है, क्योंकि मतलब वो ऐसा कोशिकांग है जो आपका इवन यूनिसेलर रहेगा तो उसमें भी आपका ये मिल ही जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल कोशिकांग किसको बोला जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है राइबोसोम का डिस्कवर किसने किया था, तो पैलाडे ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हमें हेल्प करता है। और सबसे छोटा जो कोशिकांग है, सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो कौन सा है, तो आपको राइबोसोम भी, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है मिनरल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अब जो बोटनी से वो क्वेश्चन अभी तक जितना पूछा है, अभी मुझे भी लगता है फ्यूचर में बस 2-4 टॉपिक से पूछेगा, ठीक है। एक है आपका प्लांट हार्मोन, ठीक है, दूसरा है आपका जितना भी प्लांट का जो कोशिका है, ठीक है, कोशिका बोल रहा हूं, उत्तक, डिफरेंट टाइप जो उत्तक था, चाहे वो फोइलम से पूछे, चाहे जाइलम से पूछे, या आपका कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, इससे पूछ ले, या आपका एक और टॉपिक आपको करके जाना है जो आपका निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है पूरा फ्लावर का, वो देख के जाएगा। बस ये 3 से 4 टॉपिक आपको बोटनी में करके जाना है, ठीक है। तो यहां पूछा गया था कि जो आपका जो खनिज होता है और जो आपका पानी होता है, ठीक है, खनिज जो होता है और जो पानी होता है पूरे प्लांट में कौन आपका सर्कुलेट करता है, तो इसका आंसर होगा, कौन होगा, जाइलम होगा। कौन होगा, जाइलम होगा। जाइलम क्या करता है, आपका पूरा का पूरा पानी और जो खनिज है पूरे क्या करता है, पूरे प्लांट में आपका ये घुमाता है, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। पहला क्वेश्चन जाइलम में पूछा जाएगा कि जाइलम का भाग बताओ, ये दरोगा में भी पूछा गया था। तो जो ट्रेकाइट्स होता है, ठीक है, जो ट्रेकाइट्स होता है, हमने लिखा भी होगा ट्रेकाइट्स, और आपका दूसरा होता है वेजल। तो ट्रेकाइट्स और वेजल जो है किसका पार्ट है, ट्रेकाइट्स और वेजल, ट्रेकाइट और वेजल ये सब चीज लिखा हुआ है। ट्रेकाइट्स और वाहिकाओं, ठीक है, ये वाहिकाओं मत याद रखना, ठीक है, ये ज्यादा हिंदी हो गया, इसको याद रखना आपका ट्रेकाइट्स एंड वेजल। तो ट्रेकाइट्स एंड वेजल जो किसका पार्ट है, तो आपका जाइलम का पार्ट है, ठीक है, किसका, जाइलम का पार्ट। और कॉम्पेनियन सेल और सीप ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल और सीप ट्यूब्स किसका पार्ट है, तो आपका फोइलम का। फिर से याद करो, कॉम्पेनियन सेल और सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल और सीप ट्यूब किसका पार्ट है, तो फोइलम का। और ट्रेकाइड्स और वेजल किसका पार्ट है, तो जाइलम का, याद रखना। फिर से मैंने आपको बताया था आपका स्क्लेरेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, तो जो भी आपका कठोर, ठीक है, जो एक छाला आप देखते हो किसी प्लांट में, तो किस आपके उत्तक के कारण होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट जो लचीलापन मिलता है, जो एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, लचीलापन किसी, तो वो कौन से उत्तक के कारण मिलता है, कोलेनकाइमा, ठीक है। और जो आपको कोशिकाओं को, ठीक है, एक साथ रखता है वो कौन सा उत्तक है, तो वो है आपका पेरेनकाइमा। ये सब चीज अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म मैंने आपको समझाया, इस तरीके का प्रिज्म होता है। सब चीज आपका ये लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर से भी आएगा, ठीक है, तो लाइट चैप्टर सब ये सब किया हुआ है आपका। तो लाइट चैप्टर में अगर व्हाइट लाइट देते हैं या आपका सन का लाइट आता है, ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा जो इसका, ठीक, कौन सा लाइट का जो होता है आपका विचलन जो होता है सबसे ज्यादा। यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बनाऊं यहां आपका
प्रिज्म अगर मैं बनाता हूं, यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं प्रिज्म बनाता हूं, प्रिज्म, तो जो ये व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट है, ये 7 लाइट में चला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिस्पर्सन, हिंदी में क्या बोलते थे, एक बार कमेंट करना, याद नहीं आ रहा हिंदी में, ठीक है। बाकी आप डिस्पर्सन याद रखो, डिस्पर्सन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा, जब व्हाइट लाइट जो है 7 रंगों में जो विभाजित होता है, इसको किस क्या बोला जाता है, तो डिस्पर्सन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये जो 7 में जो डिवाइड होता है, ये क्या होता है, विबग्योर, VIBGYOR। तो क्वेश्चन पूछा जाता है VIBGYOR, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, जो डेविएशन होता है, जो विचलन होता है, सबसे ज्यादा किस रंग में होता है, तो आपको याद रखना है वायलेट या बैगनी, वायलेट, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा था कि सबसे कम जो विचलन है, जो डेविएशन होता है, किस में होता है, रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो विबग्योर होता है, VIBGYOR, इसमें बीच में कौन सा कलर रहता है, तो आपको याद रखना है ग्रीन। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा इसी में कि जब ये 7 रंग में विभाजित होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, एनर्जी किसके पास होता है, तो याद रखिएगा एनर्जी जो सबसे ज्यादा होता है वो वायलेट के पास, मतलब बैगनी के पास। तो सबसे ज्यादा अगर एनर्जी इसके पास होता है, तो सबसे कम एनर्जी किसके पास होगा, आपके लाल के पास सबसे कम एनर्जी होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा आपका जो, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ किसके पास होता है, तो वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा होता है वो रेड के पास होता है। वेवलेंथ किसके पास सबसे ज्यादा होता है, तो वेवलेंथ, वेवलेंथ को कुछ वर्ड हिंदी याद नहीं आ रहा, तो प्लीज अब नीचे कमेंट मत करना, ठीक है, थोड़ा सा इसको हेल्प कर लेना यहाँ, ठीक है। तरंग धैर्य, ठीक है, तरंग धैर्य किसका ज्यादा होता है, तो तरंग धैर्य जो होता है रेड का सबसे ज्यादा होता है, एनर्जी सबसे कम होता है रेड का। फिर से रेड में सबसे ज्यादा क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका तरंग धैर्य होगा, सबसे कम क्या होगा, एनर्जी होगा, सबसे कम विचलन कौन होगा, रेड होगा। और याद रखिएगा सबसे कम फैलाव, सबसे कम फैलाव, सबसे कम छितराव, दैट मीन सबसे कम स्केटर कौन सा होगा, तो वो भी लाल होगा। इसीलिए लाल का क्या होता है, डेंजर सिंबल बनाया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा फैलता नहीं और दूर से हमें दिखाई देता है। एटलीस्ट यहाँ इतना याद रखना, ठीक है। चलिए, तो यहां पूछा गया था कि मैक्सिमम डेविएशन प्रिज्म में किसका होता है, प्रिज्म में अधिकतम विचलन किसका होता है, तो बैगनी का होता है, ठीक है। उसके बाद एंडोथर्मिक, अब देखो एक होता है आपका उष्मा शेषी, एक होता है उष्मा पोषी, ठीक है। तो यहां पूछा कि एंडोथर्मिक उष्मा ऊर्जा अवशोषित करता है, एक देखो एक होता है आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक मतलब होता है कि एनर्जी लेगा, ठीक है, उष्मा शोषी, और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा छेपी। तो इंडोथर्मिक मतलब होता है एनर्जी लेगा। तो यहां पूछा गया था कि इंडो मतलब उष्मा, जो ये पूछा गया था, एक सिंपल सा पूछा गया था कि उष्मा छेपी के बारे में पूछा गया, तो उष्मा छेपी में क्या होता है, तो उष्मा छेपी में एनर्जी निकलता है, उष्मा छेपी में एनर्जी निकलता है, दैट मींस एक्सोथर्मिक में एनर्जी निकलता है। एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा छेपी, ठीक है, और इंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी, मतलब एनर्जी ले रहा है। तो जब भी इंडोथर्मिक होगा तो एनर्जी लेगा, और जब एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी निकलेगा। क्वेश्चन यहाँ और छपता है कि जो आपका जो हमारे बॉडी में श्वसन होता है, कहाँ श्वसन क्रिया कहाँ होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, श्वसन क्रिया सेल में कहाँ होता है, जल्दी से बताओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन क्रिया होता है, तो किस टाइप का रिएक्शन है, क्या वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक, तो याद रखना एक्सोथर्मिक है, उष्मा छेपी है, वहां एनर्जी निकलता है। और याद रखिएगा आपको पूछेगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो किस टाइप का है, तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लेता है, दैट मीन उष्मा शोषी है, दैट मीन वो आपका इंडोथर्मिक है। तो इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी लेगा, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी देगा। तो उष्मा शोषी मतलब एनर्जी लेगा, उष्मा छेपी मतलब देगा। पूछा हुआ था उष्मा छेपी क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें एनर्जी निकलता है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, सब कराया हुआ है। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें सिंगल छोड़ के डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो वहां पूछा हुआ था इथीन, इथाइन, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो मैं फिर से कहता हूं सैचुरेटेड, संतृप्त मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ऑप्शन में था आपका इथेन। अब जल्दी से इसको मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। देखो आई थिंक वो लगाने हम भूल गए, कोई बात नहीं, मैं यहां लिख ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
देखो, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, असंतृप्त। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, क्या होता है, CnH2n+2, याद रखना। और असंतृप्त का होगा, अगर वो डबल बॉन्ड होगा तो होगा उसमें CnH2n, ठीक है। और अगर ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला होगा तो ये होगा आपका CnH2n-2, याद रखना। अगर सैचुरेटेड है, संतृप्त है, तो CnH2n नीचे में ही, ठीक है, H के नीचे में है H2n+2, ठीक है। और ये अगर अनसैचुरेटेड होगा, असंतृप्त होगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है CnH2n, और आपका अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो CnH2n-2। इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, ANE, एल्केन। इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन, क्या बोलते हैं, एल्कीन। और इसको क्या हम लोग बोलते हैं, एल्काइन, क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो वहां दिया हुआ था कि इसमें से कौन सा है जो सैचुरेटेड है, तो वहां दिया हुआ था इथेन, इथेन, उसके बाद इथाइन, उसके बाद इथीन, ठीक है। तो सिंपल पकड़ लोगे, इथेन, ANE आएगा, इथेन। और इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, आपका सिंगल। तो इथेन का अगर मैं फॉर्मूला लिखने बोलूं तो कैसे लिखोगा, क्योंकि फॉर्मूला से भी आ रहा है, ये पूरा हाइड्रोकार्बन करके जाना है। अगर मैं बोलूं इथेन का फॉर्मूला क्या हुआ, ये सब आपको केमिस्ट्री में करवाया हुआ है। तो इथेन ऐप पे वीडियो पड़ा होगा। इथेन तो क्या होता है, पहला होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरीके से। तो क्या है, मीथेन, इथेन, मतलब कार्बन 2 है, तो कार्बन इसमें 2 रखो, तो C2, यहाँ 2 रखो, N के जगह 2 रखो फिर से, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 5 1 6। तो ये हो जाएगा आपका किसका, इथेन का हो जाएगा। इथेन मतलब कार्बन 2, मीथेन, इथेन। तो N के जगह 2 रखा मैंने, यहाँ 2 रख दिया, N के जगह यहाँ मैंने 2 रखा, 2 2 जा 4 +2 यहाँ 6 हो गया, ठीक है, याद रखिए। तो ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा, ये। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो हमारा मुख का कितना pH होगा, जिसके बाद क्या हो जाता है कि हमारा उससे अगर नीचे pH होगा, ठीक है, तो हमारा दांत में क्या सड़न स्टार्ट हो जाएगा, तो 5.5, याद रखना। सेम क्वेश्चन सेम आपको पूछा जाएगा कि जो pH जो होता है, ठीक है, जो एसिड रेन का जो pH होता है, एसिड रेन क्यों होता है, तो याद रखना SO2 के कारण, NO2 के कारण, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब एयर में आ जाता है तब क्या होता है, आपका एसिड रेन होता है। और एसिड रेन का pH कितना होता है, तो 5.5 से अगर कम होगा, अगर 5.5 से अगर कम जो एसिड रेन हो रहा है, मतलब रेन हो रहा है, और उसका जो pH है 5.5 से कम है, तो उसको एसिड रेन कंसीडर करते हैं। उसी तरीके से अगर मुख का pH 5.5 से कम हो गया तो दांत में सड़न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी चीज को अगर हमें बड़ा साइज में देखना है, मतलब वस्तु को बड़ा देखना है, तो कौन सा लेंस हम यूज करेंगे, तो सिंपल सी बात है, कौन सा लेंस यूज करेंगे, उसमें हम लोग यूज करेंगे आपका कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस जो है हम लोग उसमें हम लोग यूज करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, ये चीज मैंने आपको दरोगा में भी करवाया था। तो दरोगा वाला जो था एनसीईआरटी क्लास 12 से था, और ये जो है आपका एनसीईआरटी क्लास 10 वाला है। यहां में पूछा था कि किसका वैल्यू, ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, किसका जो वैल्यू है वो 6 होगा, 6 ओम होगा। तो सिंपल है, मैंने आपको एक चीज समझाया था कि कभी भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होगा, मान लो ये 4 है, ये 4 है, अगर ये दोनों सेम है तो हमेशा याद रखना, ऊपर 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, वो 2 बनेगा, यहाँ 2। बट अगर ये 4 4 है तब नहीं, अगर नहीं है, मान लो ये 4 है, ये 2 है, ठीक है, 4 है और अगर ये 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, A × B, A+B। तो ये वाला फॉर्मूला डालोगे। एक चीज मैंने आपको और समझाया था जो आप एकदम क्लियरली याद करो, मैंने आपको समझाया था कि कभी भी अगर ये 4 है, ये 4 है, तो कभी भी कोई चीज अगर पैरेलल में है तो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा, दोनों को मिला के जो आएगा, वो हमेशा जो सबसे मतलब बड़ा है, ठीक है, उससे तो छोटा ही आएगा। जैसे ये 4 4 है, तो इन दोनों को अगर मिलाओगे तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा हुआ है, मतलब देखो मैं एक ना फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर 2 चीज अगर सीरीज में है, मान लो जो यहाँ है, और देखो 2 चीज अगर सीरीज में है, 2 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, तो क्या हो, सिंपली A+B होगा। अगर 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में समांतर में है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, A × B, A+B।
इस तरीके से याद करते हैं। एक ये फॉर्मूला आता है पैरेलल के लिए और सीरीज के लिए, बट ये याद नहीं करना है। ये तब हम लोग लगाएंगे जब क्या होगा, यहाँ क्या होगा, अलग अलग वैल्यू दिया होगा। जैसे देखो हमें 6 लाना है, तो ये तो दिख रहा है चरका 4 तो 12, ये होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये क्या हो जाएगा, 4 4 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 जो होगा फिर से पैरेलल में होगा 4 के साथ। हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि ये 4 है, ये 4 है, तो इन दोनों का कितना होगा, इन दोनों का 2 हो जाएगा, तो यहाँ तो 2 हो गया। फिर से ये क्या है, यहाँ 4 है, तो फिर से यहाँ 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर। ये मैंने पहले भी समझा रखा था, ठीक है, कि सीरीज में और पैरेलल में इसका बहुत एक डीप कंसेप्ट भी मैंने बताया था, ठीक है। ज़्यादा बहुत टाइम ऑलरेडी हो गया, ठीक है। देखिए बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए, ठीक है। प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरा जम के, ठीक है। आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, पूरा का पूरा साइंस आप समझ जाओगे कि आखिर आगे आपको पढ़ना क्या है, अगर आपने इतना कर लिया। आज का और कल का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपका लिए हम मेहनत के लिए आपके लिए खड़े हैं। बस इस बार आप वर्दी ले लीजिए और अपने घर वाले को भी खुश कीजिए। और ड्रीम डोज से अगर आपने पढ़ा है तो मैं आप सबको विश करता हूं कि आप लोग बिल्कुल आपका हो रहा है, क्योंकि आप 75 ला रहे हो, 70 ला रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि 65 भी बहुत हो गया, 60 62 बहुत हुआ जनरल के लिए। सो जय हिंद।